नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। सड़कों पर गूंजते नारे, पुलिस की नाकेबंदी और संसद में विपक्ष का तीखा शोर। दिल्ली का जंतर मंतर इन दिनों छात्रों के गुस्से और सियासत का केंद्र बना हुआ है। परीक्षा में गड़बड़ी के बाद हर तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नारों से सत्ता के गलियारों में कोई हलचल होगी? सरकार के इरादे साफ नजर आ रहे हैं। कितनी भी बयानबाजी हो जाए, कितना भी हंगामा हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से हटने वाले नहीं हैं। पर इतना जरूर है कि सरकार दबाव में है। सरकार की रणनीति और पुराना काम करने का तरीका बताता है कि वो विरोध के आगे घुटने टेकने के बजाय अपने फैसले पर टिके रहने में यकीन करती है और मौके का इंतजार करती है। आखिरकार सरकार अपने मंत्री का बचाव क्यों कर रही है और क्यों यह साफ है कि इस्तीफा नहीं होने वाला है? आज इस पूरे घटनाक्रम और इसके पीछे की असली वजहों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं समझिए.com में। इससे पहले कि मैं इस मसले पर आगे बढ़ूं, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आपको मालूम है कि दिल्ली ही नहीं, इस विरोध की आंच देश के कई हिस्सों में पहुंच चुकी है। आपको एक तस्वीर आर्थिक मुंबई की दिखाता हूं, जहां पर माहौल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नौजवानों में कितनी नाराजगी है। मुंबई की सड़कों पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक छात्र और कार्यकर्ता या मॉडल रिया अहीर पुलिस की वैन के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। वे गाड़ियों का रास्ता रोककर नारेबाजी करने लगी। पुलिस उन्हें हटाने में जुटी रही। मुंबई की इस तस्वीर ने पूरे देश के लोगों का ध्यान खींचा और केवल एक लड़की का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उन हजारों छात्रों की आवाज थी जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। पुलिस की गाड़ियां रोकती हुई रिया अहीर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। ये घटना बताती है कि परीक्षा सुधार की मांग को लेकर युवा किसी भी हद तक जाने को तैयार है और विरोध की ये लहर दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। इसकी कई सारी तस्वीरें पूरे देश से निकल कर आ रही हैं, अलग अलग राज्यों से निकल कर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच संकेत कुछ और है। 29 तारीख को होने वाली है देश के शिक्षा मंत्रियों की बैठक, कई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक। इस बैठक की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसमें देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा एनटीए के शीर्ष प्रतिनिधि और नीति आयोग के तमाम सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था को कैसे सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी तरह से इस गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो। देश की नई शिक्षा नीति तैयार की जाए। आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों में नई शिक्षा नीति को लागू करने में कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं। उन दिक्कतों को दूर करने पर भी विचार किया जाएगा और खुद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक को चेयर करेंगे। उनकी अगुवाई में यह बैठक होगी और कई राज्यों के शिक्षा मंत्री इसमें होंगे। कब? 29 तारीख को। तो जब 29 तारीख को धर्मेंद्र प्रधान देश की नई शिक्षा नीति को बनाने में माथापच्ची करने जा रहे हैं, तो फिर इस्तीफा कहां से होने जा रहा है? क्या बनने वाली है नई शिक्षा नीति में? आपको बता देता हूं। देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत बड़े बड़े कदम उठाने जा रही है। परीक्षा प्रणाली में हाल ही में बहुत सारी कमियां आई हैं। उन कमियों को देखते हुए अब एक ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें तकनीक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। नई नीति का जो मुख्य ध्यान है वो रटने की प्रथा को खत्म करके व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही पारदर्शी और धांधली मुक्त परीक्षा कराने के लिए एक नया सुरक्षा ढांचा तैयार करना है। इसमें प्रश्न पत्रों के वितरण से लेकर मूल्यांकन तक की प्रक्रिया को जटिल रूप से सुरक्षित किया जाएगा और राज्यों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। यह नया मसौदा छात्रों को अधिक लचीलापन देगा और क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा की पढ़ाई की सुविधा को बेहतर बनाएगा ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके।
तो जब नई शिक्षा नीति पर धर्मेंद्र प्रधान मंथन कर रहे हैं तो फिर इस्तीफा कहां से देने जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि बिना वरिष्ठों की सहमति के ये शिक्षा नीति की बैठक हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान इसको चेयर करने जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं होगा, वो इस्तीफा क्यों नहीं देंगे, इसको लेकर मैं आपको एक बयान सुनवाना चाहता हूं। हालांकि यह बयान पुराना है क्योंकि इस बयान को लगातार शेयर किया जा रहा है। हम आपको पुराना केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सुनवाते हैं। उन्होंने कहा था कि यह यूपीए नहीं है, यह एनडीए है और यहां दबाव में इस्तीफे होते नहीं हैं। यकीन नहीं है ना? सुन लीजिए। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह का जो वायरल हो रहा है ये बयान है वो 24 जून 2015 का है। उस समय वो देश के गृह मंत्री थे और यह बयान ललित मोदी विवाद के दौरान मीडिया से बातचीत में दिया गया था। हालिया पेपर लीक या अन्य राजनीतिक विवादों के संदर्भ में यह पुराना वीडियो गलत दावे के साथ सोशल मीडिया में हो रहा है, लेकिन एक दावा तो उनका सही है कि यह यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, यह एनडीए गवर्नमेंट है और यहां पर दबाव में इस्तीफे नहीं होते हैं। लेकिन इस्तीफा ना देने की वजह क्या है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जितनी तेज है, सरकार के अंदर उनके पद पर बने रहने का भरोसा उतना ही मजबूत है। इसके पीछे कई बड़ी वजह हैं। पहली बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनवाने में सबसे अहम रणनीतिकार रहे हैं। वे प्रधानमंत्री और पार्टी नेतृत्व के बेहद करीबी बताए जाते हैं, भरोसेमंद बताए जाते हैं। सरकार का यह मानना है, अमित शाह के भरोसेमंद ज्यादा बताए जाते हैं। सरकार का यह मानना है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी एक प्रशासनिक विफलता है, ना कि किसी मंत्री की व्यक्तिगत नाकामी है। अगर दबाव में आकर इस्तीफा लिया जाता है तो इससे विपक्ष का मनोबल बढ़ जाएगा और सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए सरकार ने मंत्री का इस्तीफा कराने की बजाय एजेंसी प्रमुख पर कार्रवाई की है और मामले की जांच सीबीआई को दे दी है। इस्तीफा ना देने की वजह नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में उनकी उड़ीसा जीत के सूत्रधार रहे। कई राज्यों में उनको चुनाव की जिम्मेदारी दी गई और वहां पर जाकर उन्होंने सरकारी बनाई है। सरकार मानती है कि प्रशासनिक स्तर की चूक है, दबाव में आकर इस्तीफा ना देना सरकार की शैली नहीं है। ये तमाम सारी चीजें हैं और इनके बावजूद एक संकेत नहीं है, कई सारे संकेत हैं। क्योंकि जो संगठन में मजबूत पकड़ है, वो संगठन में मजबूत पकड़ होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान का पद सुरक्षित है, क्योंकि 12 साल से धर्मेंद्र प्रधान मंत्री रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की संगठन में अच्छी पकड़ है। जहां पर भी थोड़ा सा कठिन चुनाव लगता है किसी भी राज्य में, तो धर्मेंद्र प्रधान को वहां पर जिम्मेदारी देकर भेजा जाता है। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार यानी कि 2004 से 14 के 10 सालों के इतिहास की बात करें तो यहां पर नैतिक जिम्मेदारी और विपक्ष के भारी दबाव के चलते कई बड़े बड़े मंत्रियों ने अपने पदों से हाथ धोए। कौन सा मामला था? 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में नाम आने और कैग की रिपोर्ट के बाद दूरसंचार मंत्री ए राजा को नवंबर 2010 में इस्तीफा देना पड़ा था। मुंबई में हुए 2011 के भीषण आतंकी हमले के बाद सुरक्षा में चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने पद छोड़ दिया था। इसके अलावा विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने आईपीएल विवाद में, रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने रिश्वत कांड में और अश्वनी कुमार ने कोयला कांड में जांच में फेरबदल के आरोपों के बाद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। नटवर सिंह को भी वोल्कर रिपोर्ट विवाद के कारण अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी नैतिकता के चलते। हालांकि इसमें कई ऐसे मामले हैं, बाद में उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, लेकिन राजनीतिक दबाव इसीलिए कहा जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां धरने, प्रदर्शन, विरोध इसलिए करते हैं कि नैतिक जिम्मेदारी लेते पद पर, अगर आप मंत्रालय में प्रमुख पद पर बैठे हैं तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आप अपने पद से इस्तीफा दे दिए। मोदी सरकार के बड़े विवाद कौन कौन से रहे? भारी हंगामे के बावजूद भी किसने इस्तीफा नहीं दिया है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के सामने कई बड़े बड़े गंभीर मुद्दे आए, जिनमें विपक्ष ने मंत्रियों से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की जोरदार मांग की।
हालांकि सरकार अपनी नीति पर अड़ी रही। 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग संसद में होती रही। संसद ठप हो गई, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इसी तरह 3 कृषि कानूनों के विरोध में जब देश भर में बड़ा आंदोलन चल रहा था, तब देश के उस वक्त के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह से इस्तीफा के मांगा गया, पर वो अपने पद पर बने रहे। पहलवानों के यौन शोषण के, यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के बाद तत्कालीन सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफे की बात हुई, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि बाद में उनका टिकट काटा गया। बालेश्वर ट्रेन हादसे में वक्त रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भी पद छोड़ने की मांग की गई। विपक्ष ने इस्तीफा मांगा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उन्होंने वहां पर राहत कार्य जितने भी चल रहे थे उनका नेतृत्व किया। वाजपेयी सरकार में प्रमुख इस्तीफे कौन कौन हुए? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। अब मैं आपको बताता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की जब सरकार थी तो 1998 और 2004 का जो दौर था, गठबंधन का दौर, गठबंधन की राजनीति का दौर, उस समय सरकार नैतिक मूल्य और सहयोगियों के दबाव को बहुत प्राथमिकता देती थी। आपको याद होगा 2001 में जब तहलका स्टिंग ऑपरेशन में रक्षा सौदों में रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ, तो तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक इसी तरह अगस्त 1999 में पश्चिम बंगाल में गैसल में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, प्रधानमंत्री को सौंप दिया था। न्यायपालिका से टकराव के बाद कानून मंत्री राम जेठमलानी को भी वाजपेयी सरकार में अपना पद छोड़ना पड़ा था। इतना ही नहीं, तहलका कांड में नाम आने के बाद भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने भी अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये तमाम सारी चीजें हैं। इसीलिए सही है, गलत है, लेकिन राजनीतिक पार्टी विरोध करती हैं, सड़कों पर आती हैं, संसद में हंगामा करती हैं, क्योंकि वो नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर इस्तीफा मांगती हैं। और ये किसी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ, हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। एक तरह से ये प्रथा के तौर पर इसे माना जाता है। सरकार की नो रेजिग्नेशन नीति को समझिए, क्यों है वो? विपक्ष के दबाव में आकर फैसले ना बदलने का जो राजनीतिक फैसला है, आरोपों पर इस्तीफा लेने की बजाय प्रशासनिक जांच पर जोर देने का सरकार का खास निर्णय है। सरकार अपने मंत्रियों के साथ मजबूती के साथ खड़ी होती दिखाई देती है, क्योंकि बार बार इस्तीफा ना देकर सरकार स्थिरता का संकेत देती है और दबाव की राजनीति को साफ तौर पर नकारती है। यूपीए के दौर की तरह आसानी से इस्तीफे ना देने का जो सख्त रुख है, वो बिना दोष साबित हुए केवल आरोपों पर पद से ना हटाने का सरकार का जो निर्णय है, वो साफ संकेत देता है कि अगर आज हमने किसी को हटाया तो कल आप किसी का इस्तीफा मांगेंगे, परसों आप किसी का इस्तीफा मांगेंगे, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब जंतर मंतर पर शुरू हुआ ये आंदोलन शुरुआत में तो पूरी तरह पीड़ित छात्र और अभ्यर्थियों का था, लेकिन अपने भविष्य और पारदर्शी परीक्षा की प्रणाली की न्याय मांग कर रहे थे ये छात्र। लेकिन धीरे धीरे इस मंच पर राजनीतिक दलों के झंडे और बड़े बड़े नेता दिखाई देने लगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या छात्रों के इस सच्चे और निष्पक्ष आंदोलन को विपक्ष ने अपने फायदे के लिए हाईजैक कर लिया है? जब किसी छात्र आंदोलन में राजनीतिक भाषणबाजी होने लगती है तो फिर चुनाव जीतने हारने की बातें भी होने लगती है और वो मूल मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है। छात्रों का कहना है कि वे केवल अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो चाहते हैं जिनकी जिम्मेदारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन राजनीतिक दलों की मौजूदगी ने इसे सरकार बनाम विपक्ष की सीधी लड़ाई बना दिया है। और जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन की जो असल और मूल वजह है वो कहीं पीछे खड़ी दिखाई दे रही हैं, जिससे असली मांगें दबती हुई नजर आ रही हैं और अच्छा और सच्चा आंदोलन सियासत का शिकार होता दिखाई दे रहा है। अब जंतर मंतर पर धीरे धीरे लगातार नेताओं की आवाजाही होने लगी है। छात्रों की जो जायज मांगे हैं उन पर वो हावी पड़ने लगी है। सियासत मंच से सुरक्षा सुधार की जगह राजनीतिक बयानबाजी पर ज्यादा भरोसा दे रहा है। असली जो अभ्यर्थी हैं, वो असली अभ्यर्थियों को डर है कि उनकी आवाज कहीं दब ना जाए। निष्पक्ष आंदोलन में राजनीतिक बैनरों का दबाव बढ़ता जा रहा है और समाज समाधान से ज्यादा अब राजनीतिक माइलेज पर ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है और राजनीतिक पार्टी यानी कि जो इंडी गठबंधन है वो अपना अलग प्रदर्शन कर रहा है
उसने चुना है गांधी स्मृति का स्थान। अब सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, प्रदर्शन और समय तनावपूर्ण होता जा रहा है, अलग अलग गुटों के बीच तीखी बहस हो रही है। अगर आप धरना स्तर पर देखें, जंतर मंतर पर देखें, तो छात्रों के बीच लगातार तीखी बहस हो रही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें सीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और निहंगों के बीच जमकर झड़प हो गई, धक्का मुक्की हो गई, गाली गलौच हो गई, अलग अलग गुट के लोग आ रहे हैं। कौन आ जा रहा है इस प्रदर्शन में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कौन पुलिस पर हमला कर रहा है, पुलिस किस पर हमला कर रही है, पहचान होना बड़ी मुश्किल हो रही है। प्रदर्शन स्थल पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भी लड़ाई झगड़े और धक्का मुक्की हो रही है। निहंग सिखों के बीच जो झड़प है वो इसका एक उदाहरण है। कई लोग इस आंदोलन में ऐसे आ रहे हैं जो कि संदिग्ध के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो कौन आ रहे हैं, कौन लेकर आ रहा है, कहां से आ रहे हैं, घटना कर कर चले जा रहे हैं, जो कि इस आंदोलन के लिए बड़ा खतरनाक है। इस आंदोलन में सच्चे और अच्छे छात्रों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बड़ी घटना हो जाए और उस घटना की जिम्मेदारी इन सच्चे और अच्छे छात्रों पर पड़ जाए। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों के इस शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच निहंग सिख कहां से आ गए। सबसे बड़ी बात है, ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था उसमें निहंग सिख कहां से आ गए, अलग अलग संगठनों के लोग वहां पर क्यों पहुंचे। यह घटना के बाद जंतर मंतर की घटना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस आंदोलन को सहेजने की कोशिश है। अगर आप बात करें तो जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं अभिजीत, उनका तबीयत खराब हो गया है, वो अस्पताल में है। इसके साथ साथ सोनम वांगचुक अस्पताल में है। इस आंदोलन की भागदौड़ किसके पास है? इस आंदोलन पे कई अच्छे लोगों की भी नज़र है और बुरे लोगों की भी नज़र है, और ये जो नज़र है वो नज़र कहीं कोई अनहोनी ना करा दे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का प्रदर्शन केवल पढ़ाई और परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये ग्लैमर और पेज 3 के लिए एक अखाड़ा भी बन गया है, एक इवेंट मैनेजमेंट भी हो गया है, इवेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। फिल्म धुरंधर की अभिनेत्री यहाँ पर पहुँच गई, हुमा कुरैशी यहाँ पर पहुँच गई, तमाम जो डिजिटल मीडिया के जाने माने चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच गए, रील बना रहे हैं। बॉलीवुड के कोई कलाकार, तमाम ऐसे कलाकार भी यहाँ पर पहुँच गए। सलमान खान भी सोशल मीडिया के द्वारा इसमें पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं। अच्छी बात है आप छात्रों के समर्थन में मौजूद हैं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए छात्रों के इस अच्छे और सस्ते आंदोलन का इस्तेमाल मत करिए और वो उसे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल में नंबर बढ़ाने का गेम मत बनाइए। सिर्फ रील के लिए इस आंदोलन में मत जुड़िए, रियल के लिए इस आंदोलन में जुड़िए, क्योंकि छात्र अपनी परेशानी और अपनी समस्याओं के लिए यहाँ पर जुटे हैं, एकजुट हुए हैं। वो परीक्षा प्रणाली में सुधार चाहते हैं, परीक्षा प्रणाली पर जिस तरीके से दाग लगा है उसमें सुधार चाहते हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के नेता या अलग अलग विधाओं के लोग या बॉलीवुड के लोग यहाँ पर रियल के लिए नहीं बल्कि रील के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और इस आंदोलन के कंधे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है इस आंदोलन को कि एक अच्छे मकसद के साथ ये आंदोलन खत्म हो जाए। उम्मीद मैं करता हूँ सरकार इनकी बातों को माने, गंभीरता से ले। प्रयास चल रहा है और कम से कम राजनीति तो बिल्कुल ना हो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।